हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और वीडियो में। मैं सीए नितिन बंसल। आज मैं बात करने वाला हूँ टैक्स ऑडिट के बारे में। एक क्या होती है टैक्स ऑडिट, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। कैसे की जाती है टैक्स ऑडिट, किन किन लोगों पे एप्लीकेबल होती है, ये सारी बातें मैं आज आपके सामने करने वाला हूँ। कैसे आप एक टैक्स ऑडिट को ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं, क्या कौन से फॉर्म यूज होते हैं टैक्स ऑडिट करने के लिए, कौन से पर्सन कवर्ड होते हैं टैक्स ऑडिट में, और प्रिजम्पटिव बिजनेस के अंदर ऑडिट कैसे की जाती है, वो टैक्स ऑडिट की जाती है लॉस के केस में कैसे टैक्स ऑडिट होती है। तो आज टैक्स ऑडिट के बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा और आपको ऑनलाइन फाइल करना सिखाऊंगा। कैसे टैक्स ऑडिट ऑनलाइन फाइल की जाती है, ठीक है, सीए के द्वारा कैसे फाइल की जाती है, कौन से फॉर्म यूज किए जाते हैं, क्लोज यूज किए जाते हैं, क्या चीज है, सारा कुछ मैं आज की वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो वीडियो के एंड तक बने रहें और डिटेल में मैं सब आपको एक एक चीज बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ टैक्स ऑडिट होती क्या है। जैसे कंपनीज एक्ट के अंतर्गत एक ऑडिट की जाती है कि कंपनीज एक्ट के कंप्लायंस कंप्लीट किए गए हैं या नहीं किए गए हैं, स्टेच्यूटरी ऑडिट जिसको बोलते हैं। वैसे ही एक टैक्स ऑडिट के इनकम टैक्स एक्ट के अंदर की जाती है, जिसकी कुछ लिमिट्स होती हैं। उस लिमिट्स के अबाउ अगर आपका टर्नओवर चला जाता है या आपकी प्रॉफिट है, तो उसके बाद आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाती है, ठीक है। तो टैक्स ऑडिट का मेन पर्पज होता है कि आपने जो इनकम जो आपने अर्न की है उसके ऊपर जो टैक्स लग रहा है वो इवेड ना कर रखा हो, टैक्स इवेजन ना हो, उससे बचने के लिए टैक्स ऑडिट करवाई जाती है, ठीक है। ये गवर्नमेंट का एक स्टेच्यूटरी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये टैक्स ऑडिट की लिमिट्स होती हैं। अगर इनसे जैसे आपका लिमिट है कुछ, इन लिमिट से अगर आप फॉल करते हो तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना मैंडेटरी है, ठीक है। जैसे आपका नॉर्मल बिजनेस है और आपका टर्नओवर, एनी बिजनेस से टर्नओवर आपका 1 करोड़ से अबव है, तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना मैंडेटरी होता है, ठीक है। अगर आपके इसमें भी आपकी दो कंडीशन होती हैं, 1 करोड़ और 10 करोड़। अगर आपका 95% से अबव बिजनेस ऑनलाइन है, ठीक है, जो आपकी रिसिप्ट आती है वो ऑनलाइन आती है, 95% से अबव मींस कैश है जो 5% से कम इन्वॉल्व है आपके बिजनेस में, ठीक है, तो आपकी लिमिट हो जाती है टैक्स ऑडिट की 10 करोड़, ठीक है। सेम लिमिट होती है 50 लाख जो प्रोफेशनल सर्विसेज होती हैं, सीए, सीएस, एडवोकेट, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी इनकी जो आर्टिस्ट वगैरह होते हैं, फिल्म आर्टिस्ट, इनके जो प्रोफेशनल सर्विसेज में कवर्ड होते हैं, उनके लिए ये लिमिट होती है 50 लाख। और अगर उनका भी 95% से अबव ऑनलाइन आता है तो 75 की लिमिट होती है। तो ये एक टैक्स ऑडिट की नॉर्मल लिमिट होती है, ठीक है। फिर आते हैं प्रिजम्पटिव बिजनेस। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई अपना जो बिजनेस होता है वो 44 एडी, एई या एडीए इनके अंदर अपना बिजनेस शो करते हैं, जिसमें क्या होता है कि एक स्पेसिफाइड लिमिट होती है 8% और 6%। इसके अंदर आप अपना जितना भी टर्नओवर होता है उस टर्नओवर को आप शो करके आप अपनी इनकम उतनी एसेस करके और रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उसमें आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करने पड़ते, ना ही ऑडिट करवानी पड़ती। बट स्टिल जब आप 44 एडी ले रहे हो, 44 एडी के अंदर भी आपको ऑडिट करवानी पड़ सकती है। तो 44 एडी की जो लिमिट होती है वो होती है 2 करोड़ और 3 करोड़ रुपए। 2 करोड़ तक आपका जो बिजनेस होता है उसमें आप 44 एडी ले सकते हो, और वही 95% से अबव है तो आप 3 करोड़ ये लिमिट है, ठीक है। तो अब इसमें आपको ऑडिट कब करवानी है, जब आपको मान लो 2 करोड़ रुपए टर्नओवर है, ठीक है, नॉर्मल बिजनेस से, और उसके अंदर आपने प्रॉफिट, आपका जो बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो आपने 8% होना चाहिए। मान लो सपोज करते हैं आपका टर्नओवर था, मान लो 1 करोड़ रुपए का, 1 करोड़ पे 8% कितना होता है, 8 लाख रुपए, ठीक है। तो आपने उसका प्रॉफिट 7 लाख रुपए दिखाया है, 8 लाख से कम दिखाया है, मतलब 8% से बिलो दिखाया है, तो आपको टैक्स ऑडिट करवानी मैंडेटरी है, ठीक है। हाँ, तो कुछ इसमें कुछ जेन्युइन केसेस भी होते हैं कि भाई आपका प्रॉफिट जो मार्जिन है वो 2-3% ही होता है, बट आप बुक्स मेंटेन नहीं करते, आपने 44 एडी ले रखा है, तो आप उसमें टैक्स ऑडिट करवानी मैंडेटरी होती है। आप टैक्स ऑडिट करवा के ही आगे आप इसमें जा सकते हैं, ठीक है। और टैक्स ऑडिट के केस में आईटीआर जो होती है, आईटीआर की जो ड्यू डेट होती है वो 1 मंथ एक्स्ट्रा होती है। जैसे 30 सितंबर टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट होती है, ठीक है। 30 सितंबर के बाद इनकी आईटीआर फाइल होती है, इनकम टैक्स की रिटर्न, उसकी डेट होती है 31 अक्टूबर, ठीक है। और जो फॉर्म यूज किए जाते हैं टैक्स ऑडिट के लिए, दो फॉर्म यूज किए जाते हैं। एक फॉर्म 3CA CD होता है, ये दोनों कंबाइन फॉर्म होते हैं, 3CA और CD। CD दोनों में कॉमन होता है, और ये जो आगे का जो फॉर्म होता है 3CA, ये जिसको रिपोर्ट जिसमें बनती है, वो 3CA और 3B दो तरह के होते हैं। CD सेम होता है जिसमें 44 क्लोज होते हैं, वो क्लोज हमें टैक्स ऑडिट के आंसर करने होते हैं, ठीक है, मतलब वो क्लोज हमें फुलफिल करने होते हैं, उनके अंदर ही हमें ऑडिट करनी होती है टैक्स की, हमें उनके बारे में चेक करना होता है जो 44 क्लोज दिए हुए होते हैं। तो वो मैं सारे आपको दिखाऊंगा पोर्टल पे ले जाके, और ये फॉर्म भी दिखाऊंगा। 3CA फॉर्म जो होता है वो होता है
जो ऑडिट करते हैं हम अदर देन कोई भी लो है, जैसे इनकम टैक्स को छोड़ के कहीं और भी ऑडिट होती है, जैसे कंपनीज एक्ट में या एलएलपी में या और कोई सोसाइटी एक्ट में कहीं भी ऑडिट होती है, तो 3CA फॉर्म यूज किया जाता है। और कहीं और ऑडिट नहीं होती है, सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट में ऑडिट होती है, तो 3CB और CD यूज किया जाता है। CD दोनों में कॉमन होता है, आगे का जो फॉर्म होता है 3CA और CB ये चेंज होता है। ठीक है, तो जो नॉर्मल ऑडिट होती है जो सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट के अंदर की जाती है वो 3CB CD में की जाएगी, और ये 3CA CD में। मैं आपको पोर्टल पे ले जाके भी इसको लाइव फाइल करना बताता हूँ कि कैसे एक टैक्स ऑडिट की जाती है। ठीक है, तो सपोज करें ये मेरा एसएससी है। ठीक है, मान लो मैं सबसे पहले एसएससी का लॉगिन करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम कर लेते हैं एसएससी, जिसकी हमें टैक्स ऑडिट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम उनका पैन कार्ड डाल के मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों मैंने यहाँ पे ये लॉगिन कर लिया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं डैशबोर्ड होता है। ठीक है, ये वो पर्सन है जिनकी हमें टैक्स ऑडिट करनी है। तो सबसे पहले हमें टैक्स ऑडिट कौन करता है? टैक्स ऑडिट ओनली चार्टेड अकाउंटेंट कर सकता है। ठीक है, कोई भी और पर्सन टैक्स ऑडिट नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ सीए ही ऑडिट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये इसके ऊपर ये करना है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक सीए ऐड करना पड़ेगा जो टैक्स ऑडिट करेगा। तो सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पे ऑथराइज पार्टनर में। ऑथराइज पार्टनर में यहाँ पे माई सीए का ऑप्शन होता है, माई चार्टेड अकाउंटेंट, इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो आपके ऑलरेडी टैक्स ऑडिट करते आ रहे हैं, आपने एक बार भी ऐड किया है, तो उसका नेम आ जाएगा और यहाँ पे उसकी डिटेल आ जाएगी। ठीक है, दूसरा आप किसी दूसरे चार्टेड अकाउंटेंट से करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड सीए पे क्लिक करेंगे, या मेंबरशिप नंबर डालेंगे और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एक सीए ऐड होगा। सबसे पहला काम तो आपका ये होगा। या आपका जो ऑलरेडी जो एक्टिव सीएज में आ रहे हैं उनको यहाँ पे आपको क्या करना है, असाइन फॉर्म करना है। जो फॉर्म मैंने अभी बताए हैं 3CA CD या 3CB और CD। ठीक है, वो फॉर्म आपको असाइन करने हैं जो एसएससी है उसकी आईडी से। ठीक है, तो सबसे पहला काम सीए ऐड करना है, दूसरा फॉर्म असाइन करने हैं। तो फॉर्म असाइन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे भी एक ऐड फॉर्म करने का होता है। बट आप यहाँ पे आप देख सकते हैं ध्यान से कि यहाँ पे नोट लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये नोट में आपको देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि फॉर 3CA CB आपको ऐसे इसमें ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स फॉर्म में जाना है, वहां से जाके ही करना है। क्योंकि जो ये लिस्ट दे रखी है इसमें फॉर्म्स का 3CA CB फॉर्म नहीं दे रखे हैं। ठीक है, बाकी के फॉर्म्स यहाँ दिए हुए हैं जो भी टैक्स ऑडिट करवाते हैं हम। ठीक है, टैक्स ऑडिट से रिलेटेड जो भी फॉर्म होते हैं, और भी कई तरह की ऑडिट होती हैं। ठीक है, 15CA फॉर्म भी भरा जाता है, या इस टाइप की ऑडिट होती हैं, तो इनके लिए भी ये यूज किया जाता है इनकम टैक्स पोर्टल ऑडिट करवाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, बट स्पेशली इन्होंने यहाँ पे मेंशन नोट करके मेंशन कर रखा है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ई फाइल में जाना है, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म में जाना है। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से हमें फॉर्म असाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप सर्च करेंगे 3CB। ठीक है, आप यहाँ से ऐसे सर्च कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 44AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। मतलब क्या होता है कि जो टैक्स ऑडिट होती है वो इनकम टैक्स के सेक्शन 44A के अंतर्गत होती है। ठीक है, उस सेक्शन के अंतर्गत ये फॉर्म दिया गया है। इन द केस ऑफ ए पर्सन रेफर टू इन क्लोज बी ऑफ सब रूल 1 ऑफ द रूल 6G। तो ये एक रूल होता है, बट मैंने आपको वैसे बता दिया है। सीबी जो अदर देन टैक्स ऑडिट, अदर देन एक्ट वाली हैं, जो कहीं भी ऑडिट नहीं होती, सिर्फ इनकम टैक्स में होती है, उनके 3CB CD लगेगा। और एक होता है ये CA वाला फॉर्म। ठीक है, ये वाला फॉर्म होता है ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 44AB इन केस वेयर द अकाउंट ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ ए पर्सन हैव बीन ऑडिटेड अंडर एनी अदर लॉ। मतलब कहीं भी और ऑडिट हो रहे हैं वो अकाउंट। ठीक है, जैसे कंपनीज लॉ में, एलएलपी एक्ट में, या फिर सोसाइटी एक्ट में, या कहीं भी और होते हैं, तो ये वाला फॉर्म जाता है। अदरवाइज सिर्फ CB वाला फॉर्म जाता है। CD दोनों में सेम रहता है। इस पे आप क्लिक करेंगे, फाइल नाउ, यहाँ पे आपका ये ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन ये दिखाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आपको पैन नंबर दिया होता है। ठीक है, आपको यहाँ पे फाइलिंग टाइप पूछेगा, ओरिजिनल है या रिवाइज। आप 44AB के अंदर जब ऑडिट करते हैं तो आप इस फॉर्म को रिवाइज भी कर सकते हैं। 3CA CB फाइल होने के बाद अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको रिवाइज भी कर सकते हैं, रिवाइज फॉर्म भी आप उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, पहले सबसे पहले ओरिजिनल जाता है, फिर असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। ठीक है, असेसमेंट ईयर जैसे 31/3/25 का असेसमेंट ईयर होता है, 25-26, तो हमें 31/3/25 की ऑडिट कर रहे हैं, 24-25 की जिसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर ड्रॉप डाउन में आपके जितने भी चार्टेड अकाउंटेंट है उसका नेम आ जाएगा, जिससे भी आपको इस साल की ऑडिट करवानी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड न्यू सीए का ऑप्शन भी होता है। ठीक है, मीन्स आप डायरेक्टली जाके भी यहाँ से वो कर सकते हैं, या पहले आप
सी ऐड करके फिर आप असाइन फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ऑप्शन होते हैं। फिर यहाँ से आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अटैच करना होता है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट ये ऑप्शनल होता है। ठीक है, मैंडेटरी नहीं है, आप बिना इसके भी आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कंटिन्यू करेंगे तो ये फॉर्म असाइन हो चुका है चार्टेड अकाउंटेंट को। अब उनके डैशबोर्ड में जाके वो ऑडिट करेंगे, इस फॉर्म को सबमिट करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो एसएससी के जो इसमें था वो इतना ही काम होता है। इसके बाद जब वो टैक्स ऑडिट कर देंगे फिर वो अपने एंड से उस फॉर्म को सबमिट करते हैं और हमारे यहाँ पे उसको एक्सेप्ट करना होता है, जिसमें हमें ओटीपी डाल के उसको सबमिट करना होता है। पहले डीएससी लगते थे बट अब ओटीपी लगते हैं। तो वो चीजें मैं आपको अभी बता देता हूँ, वो स्टेप्स भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा कैसे क्या करना होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसके में इतना ही करना होता है। इसके बाद आपको लॉगिन करना होता है सीए का। ठीक है, अगर आप एज ए चार्टेड अकाउंटेंट इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर आप एज ए नॉलेज के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पे अब क्या होगा, सीए अपना पोर्टल लॉगिन करेगा। तो पोर्टल क्या लॉगिन करेगा, पोर्टल सेम ही होता है दोनों का, जस्ट उनकी यूजर आईडी अलग होती है। ठीक है, जैसे उनका ARCA से होता है ये एक लॉगिन आईडी, जैसे हमारा पैन नंबर होता है वैसे उनका ARCA मेंबरशिप नंबर होता है, उससे उनका लॉगिन आईडी बना हुआ होता है। उससे लॉगिन करके और वो रिक्वेस्ट जो आई हुई होती है उसको एक्सेप्ट करना होता है और फॉर्म डालना होता है। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ अभी लॉगिन करके। तो ये मैंने लॉगिन कर लिया है, ठीक है, किसी सीए का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टैक्स प्रोफेशनल सीए लिखा आएगा प्रोफाइल के नीचे। ठीक है, उसमें अब जब इनके इसमें जाएंगे तो यहाँ पे पेंडिंग एक्शन में जाएंगे, वर्क लिस्ट में जाएंगे, तो यहाँ पे आपको ये फॉर्म दिखाया जाएगा जो हमने वहां से असाइन किया है इस आईडी में, मतलब इस सीए को जो असाइन किया है। यहाँ पे ऑप्शन दिया होता है एक्सेप्ट करने का और रिजेक्ट करने का। ठीक है, तो अगर आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं जैसे, तो यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाता है। द रिक्वेस्ट फॉर फॉर्म हैज बीन एक्सेप्टेड, यू कैन चेक द स्टेटस ऑफ रिक्वेस्ट अंडर फॉर योर इन्फॉर्मेशन टैब। तो ये उनके उसमें भी चला गया होगा। ठीक है, उनके पास मेल चला गया होगा जिस एसएससी ने रिक्वेस्ट भेजी हुई है, तो उनके भी वहां पे दिखाएगा। ठीक है, अब ये फॉर्म एक्सेप्ट करने के बाद में यहाँ पे ऑप्शन होता है अपलोड फॉर्म का। अपलोड फॉर्म मतलब ये वाला फॉर्म आपको ऑडिट करके जो क्लोज होते हैं उनका रिव्यू करके, या जो आपने ऑडिट करनी है वो करने के बाद ये फॉर्म फाइल होता है, मतलब प्रैक्टिकल अगर बताऊं तो। ठीक है, ये ऑफलाइन मोड में ही फाइल होता है, इसका कोई भी ऑनलाइन मोड नहीं होता है। मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे होता है ये। ठीक है, जैसे ये हो गया। अब यहाँ पे ये ऑफलाइन यूटिलिटी, तो ये गवर्नमेंट ने एक यूटिलिटी बना के दे रखी है इस फॉर्म को फिल करने के लिए 3CB और CD को। तो आपको ये यूटिलिटी से ही फाइल होता है, इसका कोई भी ऑनलाइन ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपको यूटिलिटी यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे लिंक दे रखा है इन्होंने, ये देखो 3CS CB CD और यहाँ पे फॉर्म यूटिलिटी। ठीक है, तो इस पे क्लिक करके आपको ये डाउनलोड कर लेनी थी, तो ऐसे ये डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, इतना काम करना है। ठीक है, यूज दिस ऑप्शन फॉर डाउनलोडिंग द यूटिलिटी टू जनरेट द JSON फाइल। ठीक है, तो ये JSON फाइल जनरेट करने के लिए आप इसी यूटिलिटी को यूज कर सकते हैं ओनली। ठीक है, उसके बाद प्रीफिल्ड फॉर्म मींस जो आपका जो एसएससी है जिसके आप ऑडिट कर रहे हैं उसका जो प्रीफिल्ड डाटा होता है, जैसे पैन नंबर, बैंक अकाउंट, ETC, वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, प्रीफिल्ड आपको मिल जाता है। ठीक है, ये JSON फाइल ये आपकी जो यूटिलिटी होती है उसमें फिल करने में ईजी हो जाता है। उसके बाद आपको सारा कुछ ये करने के बाद, मान लो ये दोनों काम करने के बाद, आपको यहाँ पे जो JSON उस यूटिलिटी से जो जनरेट होगी, मैं आपको ये डाउनलोड हो जाती है यूटिलिटी, तो ये भी आपको मैं दिखा दूंगा कि कैसे उसको सेटअप करना है वो सारी चीजें। उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन होता है जो JSON फाइल वहां से होगी। इफ द JSON of 3CSCB prepared using department utility, please ensure the same is prepared using the latest utility। ठीक है, draft of JSON prepared with older version needs to be reviewed and edited with the latest utility। मतलब आपने कोई भी पहले वाली यूटिलिटी में बना रखा है, मीन्स यहाँ पे आपको ये लेटेस्ट मिलेगी। ठीक है, ये देखो आप डेट ऑफ फर्स्ट रिलीज, ठीक है, ये और डेट ऑफ लेटेस्ट रिलीज। ठीक है, तो ये लेटेस्ट वाली आपको डाउनलोड होगी इसी लिंक से। 14 अगस्त 2025 की लेटेस्ट यूटिलिटी है। अगर आपकी पहले वाले में किसी में बना रखी है तो वो आपको लेटेस्ट वाले में डाल के उसको एडिट करना है। ठीक है, ये मेरी डाउनलोड हो गई है। इसको अब आप ओपन करेंगे इस फोल्डर को, इसमें ये ऐसे सेटअप दिया हुआ होता है, इसको आपको डबल क्लिक करके इसको सेटअप कर लेना है। ठीक है, जैसे आप इसको ऐसे क्लिक करके इसको अपने लैपटॉप के अंदर सेटअप कर लेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे पूछेगा नेक्स्ट नेक्स्ट करके, बट मैंने ऑलरेडी कर रखा है। जैसे आप नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वैसे इसको इजीली तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, इसमें कुछ भी एरर नहीं आता है, मैंने ऑलरेडी कर रखी है। ठीक है, तो मैं आपको वो ओपन करके वो दिखा देता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं, एक बार मैं ये वाली चीज कंप्लीट कर लेता हूँ कैसे आपको डिटेल करनी है। प्रीफिल्ड JSON आपको बता दिया। अपलोड योर फाइल्ड फ्रॉम हेयर, जो आप यूटिलिटी से जो JSON फाइल बनेगी, आपको सारे क्लोज डिटेल वगैरह सारे फिल करने के बाद में जो JSON फाइल निकलेगी वो आपको यहाँ अटैच करनी है। ठीक है, ऊपर कुछ भी अटैच नहीं करना था, सिर्फ डाउनलोड लिंक है यहाँ पे अटैच करना है।
उसके बाद आपकी जो साइंड बैलेंस शीट होती है, ठीक है, मींस आपने एसएससी में ऑप्शन देखा था बैलेंस शीट और उसका अटैच करने का जिप फोल्डर, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो सिर्फ अपनी साइंड की हुई बैलेंस शीट भेजते हैं जो ऑडिट करने के लिए भेजते हैं। यहाँ पे जो साइन होगी, यहाँ पे अटैच बैलेंस शीट होगी, साइंड होगी, जिसपे आपके यूडिन लगे हुए होते हैं सीए के, ठीक है, वो बैलेंस शीट आपको यहाँ पे अपलोड करनी होती है, ऑडिटेड बैलेंस शीट, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये कोस्ट ऑडिट और ये अदर्स ऑप्शनल अटैचमेंट होती हैं, बट ये दो मैंडेटरी होती हैं, ठीक है। आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, इसको सबमिट करेंगे, तो यहाँ से ये सबमिट हो जाती है। वो सबमिट होने के बाद यहाँ पे डीएससी लगाने का ऑप्शन आएगा, ठीक है, सीए के डीएससी लगने का ऑप्शन आता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सीए के डीएससी लगेंगे, ठीक है, सीएस के डीएससी लगने के बाद ये उसके पोर्टल पे जाती है, एसएससी के पोर्टल पे जिसकी हम टैक्स ऑडिट कर रहे हैं, वहां पे उसको एक्सेप्ट करना होता है, जैसे हमने यहाँ पे एक्सेप्ट किया वैसे सेम फॉर इन्फॉर्मेशन में जाके, ठीक है, जैसे मैंने ये वाला ओपन किया था सेम उसी तरीके से मैं आपको दिखा भी दूंगा, उसकी स्निप है मेरे पास, ठीक है, मैंने स्निप लगा रखी है मेरे इसमें, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कैसे आपको अ, उसमें ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, ये देखो ये सारी चीजें मैंने बता रखी हैं इसमें स्निप भी लगा के, ठीक है। तो अब एक बार यूटिलिटी वाली चीज मैं बता देता हूँ आपको कैसे, इंपॉर्टेंट चीज वही होती है यूटिलिटी वाली, तो मैं आपको एक बार यूटिलिटी वाली चीजें बता देता हूँ, ठीक है। ये जैसे यूटिलिटी हमने सेटअप कर रखी है, मेरे डेस्कटॉप पे आ रखी होगी, ठीक है, ये ऐसे यूटिलिटी ओपन हो जाएगी, ठीक है, वो जो मैंने इंस्टॉल की हुई है, इसको आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है। ये दो तरीके के फॉर्म्स यहाँ पे दिखाए जाएंगे आपको, 3CA CB और CBCD, ठीक है। इन फॉर्म से ये एक, वैसे तो वेब बेस्ड यूटिलिटी है, मतलब कोई वैसे ऑफलाइन चलती है, बट ये इंटरनेट से कनेक्ट होनी चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, तभी ये काम करती है, क्योंकि ये ऑनलाइन ही एक तरीके से वेब बेस्ड यूटिलिटी है। तो यहाँ पे आपके ड्राफ्ट वर्जन जो भी होंगे वो दिखा देगा इस टैब पे, यहाँ पे जो फॉर्म्स आपको बनाने हैं, ठीक है, इसके आपको यहाँ पे फाइल नाउ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, वही डिटेल आ गई है, डाउनलोड प्री फिल्ड फॉर्म, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, यू कैन डाउनलोड फाइल, ठीक है। इंपोर्ट जो हमने डाउनलोड किया था उसको आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, या आपका किसी सॉफ्टवेयर से बना रहे हो, या आपने बीच में कोई ड्राफ्ट बना के रखा हुआ है, या किसी और बंदे ने अपने उससे बना के भेजा हुआ है आपको जीएसओन, तो वो भी आप यहाँ पे डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। वो फिर इंपोर्ट करके आप अपनी उसमें डिटेल फिल कर सकते हो, एडिट करना है, या आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो विदाउट प्री फिल, तो आपको सारी डिटेल खुद फिल करनी पड़ेंगी। जैसे मैंने इंपोर्ट वाला ऑप्शन लिया है, तो मैं इंपोर्ट वाली चीज आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे आपको जिस एसएससी की ऑडिट कर रहे हैं उसका पैन नंबर डालना पड़ता है, ठीक है। मैं आपको एक बार फटाफट से डाल के दिखा देता हूँ, ठीक है। जस्ट सपोज ये वाले हम ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको टाइप बताना है, ठीक है, ओरिजिनल है रिवाइज, ठीक है, असेसमेंट ईयर बताना होता है, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रीफिल प्लीज एंटर पैन ऑफ द एसएससी, और ये लिखा हुआ होता है यहाँ पे, ठीक है। फिर प्रोसीड करेंगे, फिर इसको यस करेंगे, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी बना के देखा हुआ था, तो यहाँ पे प्रीफिल्ड का ऑप्शन आता है, यहाँ पे मान लो ये जो जेएसओन मैंने डाउनलोड की थी वो प्रीफिल वाले इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ गया इंपोर्टेड प्रीफिल जेसोन सक्सेसफुली, इसको नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे ये सारी डिटेल आ जाती है, और ये फाइल फॉर्म पे क्लिक करेंगे, फिर ये डिटेल आती है वो जैसे नॉर्मल हम आईटीआर फाइल करते हैं वैसे ही, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड, यहाँ से हमारा ये फॉर्म ओपन हो जाता है, ठीक है। इस फॉर्म में ये दो डिटेल्स होती हैं, ये 3CB फॉर्म है, ये सीडी होता है। सीबी में आपको जनरल इंफॉर्मेशन डालनी होती है, कौन ऑडिट कर रहा है, किसकी ऑडिट कर रहा है, ये सब डिटेल्स आती हैं, तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग से ऐसे आता है डिटेल, ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन, ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे ये फर्स्ट सेलेक्ट करना होता है कि आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो आप आई सेलेक्ट करें, आपकी पार्टनरशिप फर्म होती है सीए जो है, प्रोप्राइटर है तो आई, अदरवाइज वी, कंपनी है एलएलपी है जो भी है आई वी, ठीक है। उसके बाद सेलेक्ट करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, ठीक है। नॉर्मल बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रोफेशनल के केस में इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सर्विसेज के केस में भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर, अदर्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे डेट आप ये यूटिलिटी के हिसाब से आप एक ही डेट आती है इसमें, 24-25 की यूटिलिटी है तो वही डेट इसमें आएगी, क्योंकि हमने आगे सेलेक्ट कर रखी है, और वही डेट इसकी एंड डेट आएगी, उससे आगे आगे जाने का कोई ऑप्शन नहीं होता, तो ये आपको ये डेट इसी की होती है, फाइनेंशियल ईयर की ही ऑडिट होती है, इसमें आप बीच में कोई भी डेट नहीं डाल सकते। यहाँ पे ये अपने आप फिल हो गई है डिटेल, ठीक है, ये हमें कुछ भी नहीं करना, ये लोकेलिटी वगैरह आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ड्रॉप डाउन से ये अपने आप सेलेक्ट हो जाती हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे सारी डिटेल आएंगी।
सेकंड पॉइंट से आपको भरनी है डिटेल्स। सेकंड पॉइंट से आपको क्या करना है, वी सर्टिफाई दैट द बैलेंस शीट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर इन एग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन एट द हेड ऑफिस एट। तो यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है जहाँ पे आपने बुक्स ऑफ अकाउंट आपने मेंटेन कर रखी है। तो ठीक है, मैंने जैसे यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, मेरा मतलब XYZ जो भी एड्रेस है, ठीक है, उसकी जो कोई ब्रांच है तो ब्रांचेज का भी एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। मैं एक बार वैसे ही आपको फटाफट तरीके से, ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो और डिटेल सारी कवर हो जाए, ठीक है, सिंपली आपको ये मैं चीजें बताते जा रहा हूँ। ठीक है, 3A में क्या करना है, वी रिपोर्ट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन कमेंट्स डिस्क्रिप्शंसी इनकंसिस्टेंसी नोट एप्लीकेबल इफ एनी। ठीक है, तो इस पॉइंट में आपको क्या करना है, इसमें क्या होता है कि आपने अगर टैक्स ऑडिट की है, ठीक है, तो आपके जनरल ऑब्जर्वेशन क्या है। मान लो आपने बुक्स वगैरह देखी हैं, पूरी टैली का डाटा चेक किया, ठीक है, उसकी बुक्स देखी, आपने इनवॉइसेस चेक किए, आपने सेल परचेज चेक किया, आपने स्टॉक चेक किया, तो क्या क्या डिटेल्स आपने ऑब्जर्व की, क्या आप कमेंट्स देना चाहते हैं, ओवरऑल जो आप कमेंट्स देना चाहते हैं। इसमें दो तरीके के होते हैं, नीचे भी होती हैं ऑब्जर्वेशन डलती हैं और एक यहाँ भी डलती है। तो लोग काफी मिस्टेक कर देते हैं, आप यहीं पे ऑब्जर्वेशन डाल देते हैं अपनी, ऑब्जर्वेशन इन द सेंस जो क्वालिफिकेशन होती है ऑडिट की वो यहाँ डाल देते हैं। तो यहाँ पे जो डलेंगी वो फॉर्म से रिलेटेड नहीं डलेंगे, ठीक है, जो फॉर्म्स के जो क्लोज होते हैं उससे रिलेटेड नहीं डलेंगे, यहाँ पे जनरल वाली डिटेल डलेंगी। जैसे आपने ऑब्जर्व किया कि एसएससी इज नॉट मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपरली, ठीक है, एसएससी इज नॉट मेंटेनिंग द स्टॉक, ठीक है, या आपको एमएसएमई की डिटेल्स नहीं है, या जनरल जो कमेंट है या इनकंसिस्टेंसी है या डिस्क्रिपेंसी जो आप गवर्नमेंट को बताना चाहते हैं ड्यूरिंग द ऑडिट जो आपने फेस किया है, ठीक है, वो डिटेल्स में आपको यहाँ पे 2000 वर्ड्स की लिमिट होती है, ठीक है, 2000 वर्ड्स तक की आप डाल सकते हैं, ज्यादा कुछ आप इसमें डाल नहीं सकते। ठीक है, फिर इसका बी पॉइंट होता है subject to above, ठीक है, we have obtained all the information and explanation which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of the audit। ठीक है, फिर in our opinion proper books of account have been kept by the head office and branches of the SSC as far as appear from our examination of the books, ये हमने बोल दिया। फिर थर्ड होता है in our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us the said account read with notes thereon if any given as true and fair view। तो हम ट्रू एंड फेयर व्यू बता रहे हैं उनको, ठीक है, इन द केस ऑफ द बैलेंस शीट, ठीक है, एंड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे भाई उसका प्रॉफिट था या लॉस था, ओ द एसएससी फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है, ये हमें सेलेक्ट करना होता है, इसमें कुछ भी नहीं करना होता, ये जस्ट स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, क्योंकि एक एक तरीके से यहाँ पे हम साइन कर रहे हैं और ये सारी चीजें हम कंफर्म कर रहे हैं, ठीक है, कि भाई हमारी आवर नॉलेज आवर इंफॉर्मेशन, ठीक है, आवर ओपिनियन, ये सारी चीजें हम कंफर्म कर रहे हैं। फिर ठीक है, द स्टेटमेंट ऑफ पार्टिकुलर रिक्वायर्ड टू बी फर्निश 44AB इज अनेक्स्ट हेयर इन फॉर्म नंबर 3CD। तो वो हम जो हमारे स्टेटमेंट है वो हम देंगे इसके साथ, ठीक है, इन आवर ओपिनियन। तो यहाँ पे जो डिटेल आती है वो आती है आवर इंफॉर्मेशन गिवन टू अस द पार्टिकुलर गिवन इन द सेड फॉर्म, मींस जो 44 क्लोज का जो फॉर्म है फॉर्म नंबर 3CD आर ट्रू एंड करेंट सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, मींस उस फॉर्म में क्या ऑब्जर्वेशन है उसके बिहाफ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐड डिटेल्स करना है। ऐड डिटेल्स में आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन में क्वालिफिकेशंस मिल जाएंगी, कौन कौन से क्वालिफिकेशन के टाइप हैं, जैसे ऑल द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन विच टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव वर नेसेसरी टू द पर्पज ऑफ माई ऑडिट हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड बाय द एसएससी। मींस आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करवाई, तो आप इसको सेलेक्ट करके आप उसकी डिटेल में बता सकते हैं, भाई हमें ये वाली बुक्स नहीं मिली या इनवॉइस नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, हमने ये वो नहीं मिला। तो आप यहाँ पे आप अपनी ऑब्जर्वेशन डाल सकते हैं, क्योंकि यू आर इंडिपेंडेंट चार्टेड अकाउंटेंट फॉर द ऑडिट, ठीक है, तो आपको यहाँ पे रिमेनिंग ये वर्ड्स बता रखे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे अपनी प्योरली इंडिपेंडेंट वे में आप अपनी ऑडिट कर सकते हैं यहाँ पे। फिर दूसरा कुछ है एक्सपेंस रिलेटेड टू एग्जाम्ड इनकम, ठीक है, क्रेडिटर्स आपको नहीं मिले अंडर एमएसएमई आर नोट, ठीक है, असर्टेनेबल। फिर डॉक्यूमेंट नेसेसरी टू वेरीफाई द रिपोर्टेबल ट्रांजेक्शन वर नोट मेड अवेलेबल। तो जो भी आपका ऑब्जर्वेशन है या मतलब आप ऑडिट की जो क्वालिफिकेशन डालना चाहते हैं इन सेक्शंस में है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे जीपी रेशियो, ठीक है, फिर प्रायर पीरियड एक्सपेंस आर नोट एक्सपेंस, प्रॉपर बुक्स नहीं मेंटेन कर रखी, ठीक है, प्रॉपर स्टॉक रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रखा, ठीक है, वहां जनरल आप ऊपर भी बता सकते हैं, स्टिल यहाँ पे सिलेक्ट करके आप यहाँ भी वो अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। इनके अलावा कुछ भी है तो आप यहाँ पे अदर्स डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, कि यहाँ आपको रिपोर्ट करने का ऑप्शन होता है, एक यहाँ पे रिपोर्ट करने का ऑप्शन होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अकाउंटेंट की डिटेल आती है, ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं करना होता आपको, यहाँ पे डेट डलती है, जो आप ऑडिट कर रहे होते हैं उसकी डेट डलेगी, यहाँ पे प्लेस डलता है,
ठीक है, तो इतना ही होता है सी ए फॉर्म। ठीक है, तो मैं इसको आपको सेव करके नेक्स्ट दिखा देता हूँ, और से आगे वाला फॉर्म। अब जब मैंने ये वाला कंप्लीट कर लिया तो यहाँ पे ग्रीन में ये कंप्लीटेड मार्क लिखा हुआ आएगा, सेम ऐसे ही इसको कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड जेएसओन का फॉर्म आएगा, जो आपको वहां जो वेबसाइट थी जहाँ पे मैंने लॉगिन कर रखा था, यहाँ पे ये जो है ना, अपलोड यूर फाइल फ्रॉम हेयर। ठीक है, तो वो जो जेएसओन इस यूटिलिटी से जो जेएसओन निकलेगी वो हमें यहाँ पे डालनी है, और ये अपने आप वैलिडेट करेगा अगर यहाँ पे आपका पूरा कंप्लीट है, कोई एरर नहीं है, तो यहाँ पे इसको अपलोड करनी है और वो सेम बैलेंस शीट वगैरह जैसे मैंने बताई थी, और इसको सबमिट कर देना है। उसके बाद डीएससी का ऑप्शन आता है और वो आता है। ठीक है, डीएससी का ऑप्शन आने के बाद ठीक है वो यहाँ से सबमिट हो जाता है सीए के एंड से। उसके बाद एसएससी को लॉग इन करके वहाँ पे ओटीपी डालना होता है, उसके बाद ही सबमिट मानी जाती है, अदरवाइज नहीं मानी जाती। ठीक है, तो अब यूटिलिटी में वापस आते हैं, और ये 3CD फॉर्म के जो आपके यहाँ पे क्लोज हैं, इसमें काफी कुछ चेंजेस आए हैं 3CD ऑडिट में। ठीक है, फॉर्म में काफी कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ क्लोजेज हैं जो हटा दिए गए हैं इस बार से, और कुछ क्लोजेज हैं जो नए भी ऐड हुए हैं। एक क्लोज नया ऐड हुआ है 36B, और बाकी दो क्लोज हटा दिए गए हैं 28 और 29, और बाकी छोटी मोटी अमेंडमेंट आई है, किसी में ड्रॉप डाउन वगैरह वो कर दिए, कुछ चीजें ऐड कर दी, कुछ हटा दी हैं। तो वो सब चीजें मैं अभी आपको फटाफट ये क्लोज की डिटेल्स बता रहा हूँ, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि कहाँ क्या क्या चेंज आए हैं, आप इसको लाइव देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्लोज 1 to 8 आता है। क्लोज 1 to 8 में जनरल डिटेल्स आती हैं। ठीक है, नेम ऑफ द एसएससी, एड्रेस आ गया। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, थर्ड पॉइंट तक कुछ नहीं करना, फोर्थ पॉइंट से आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है वेदर द लाइबल, आपका जीएसटी नंबर है आपके पास या कोई इनडायरेक्ट टैक्स में आपका रजिस्टर है, तो आप यस करके यहाँ से आप उसकी डिटेल ऐड कर सकते हैं, ऐसे डिटेल ऐड कर सकते हैं। सेंट्रल एक्साइज, कस्टम, जीएसटी, सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, ठीक है, अदर इनडायरेक्ट टैक्स, तो यहाँ से आप सेलेक्ट करके उसका नंबर यहाँ पे आपको डालना मैंडेटरी होता है। जैसे ठीक है सेल टैक्स डाल दिया, या जैसे जीएसटी है तो वो डालना जरूरी होता है एसएससी का। ठीक है, और स्टेट बताना पड़ेगा है कौन से स्टेट में रजिस्टर है। ठीक है, तो ये आपको बताना होता है फोर्थ पॉइंट में। ठीक है, उसके बाद आपका फिफ्थ में स्टेटस बताना पड़ता है। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, एओपी है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, या फर्म है कोई, या इंडिविजुअल है जिसकी ऑडिट कर रहे हैं, एचयूएफ है या एलएलपी है, किसकी ऑडिट कर रहे हैं हम, तो ये आपको फॉर्म बताना पड़ता है, क्योंकि 3CD फॉर्म दोनों के लिए कॉमन है, कंपनी के लिए भी और जैसे इंडिविजुअल सबके लिए फॉर्म ये कॉमन होता है। तो यहाँ पे सारा ऑप्शन दे रखे हैं, कंपनी के, फर्म के, इंडिविजुअल, एलएलपी, लोकल अथॉरिटी, ट्रस्ट, जिसकी भी आप ऑडिट कर रहे हैं। ठीक है, आप ये सिलेक्ट करें यहाँ पे। फिर यहाँ से ये असेसमेंट प्रीवियस ईयर अपने आप सिलेक्ट होता है, ये असेसमेंट ईयर अपने आप आता है यहाँ पे। ठीक है, फिर आपको 44A यहाँ पे आपको क्लोज बताना पड़ता है, कौन से आप इस सेक्शन के कौन से क्लोज में ऑडिट करवा रहे हो। तो ये आपके क्लोज के ऑप्शन दिए होते हैं, जैसे फर्स्ट वाला है जो मैंने बताया कि आपका सेल्स और टर्नओवर या ग्रोस रिसिप्ट आपकी जो लिमिट है उससे अबाउ चली गई है, जो आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो गई है। ठीक है, ये दूसरा प्रोफेशनल का केस है। ठीक है, या आप उससे लोअर दिखाना चाह रहे हैं 44AD वाले, तो ये सारे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे, तो इनमें से आपको सेलेक्ट कर लेना है और उसको ऐड कर देना है। एक से ज्यादा सेक्शन में भी आप ऑडिट करवा रहे हैं तो यहाँ से आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है ये 8A, ये नया ऐड हुआ था लास्ट ईयर से ही, ये जब से न्यू स्कीम जो हुई है। तो यहाँ पे अगर आप 44 जो न्यू रिजीम है इनकम टैक्स का, वो अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं तो इसको यस करें, अदरवाइज इसको नो करें। ठीक है, तो आप इसको सेव कर सकते हैं। तो वो आपको पता करना पड़ेगा कि जो आपकी आईटीआर है वो आपको एज ऑन डेट पे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आप कौन से रिजीम सेलेक्ट करने वाले हो इनकम टैक्स रिटर्न में। तो वो आपको यहाँ पे 8A क्लोज में ही सेलेक्ट करना होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे ये इन्होंने अलग अलग तरीके से बता रखे हैं क्लोज वाइज, तो ये सारी डिटेल्स हमको 1 by 1, और ये कंप्लीटेड मार्क लिखा आ जाएगा। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट वाले क्लोज में यहाँ पे ऐसे क्लोज दिए हुए होते हैं, तो 1 by 1 इनको भी देख लेते हैं फटाफट से। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट मैं स्टिल इनको रीड करके दिखा देता हूँ, गो थ्रू करवा देता हूँ। जैसे 9 का एक क्लोज है, कोई एओपी पर्सन अगर आपके हैं तो उसमें ये एप्लीकेबल होता है, इंडिविजुअल के केस में एप्लीकेबल नहीं होता है। इसको आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। तो जिसमें भी जो भी एप्लीकेबल आप इसको 1 by 1 रीड करेंगे और आप इसको करेंगे। जैसे आपको यहाँ पे 10A में नेचर ऑफ बिजनेस बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, इस बार थोड़े से चेंज हुए हैं, इसमें कुछ नए कोड भी ऐड कर दिए गए हैं, जैसे सोशल एंड कम्युनिटी वर्क। ठीक है, और इसमें जैसे सोशल इन्फ्लुएंसर का भी ऐड कर दिया गया है, इंटरनेट वगैरह वाले, तो इसमें कुछ ऐड कर दिए गए हैं, वो आप देख सकते हैं इसमें से। ठीक है, और आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ता है। ठीक है, जैसे यहाँ से सब सेक्टर ऐड कर दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा चेंज आया है, कुछ ज्यादा नहीं है। आपका जो भी बिजनेस है
उसके बाद आपको यहाँ पे बताना होता है उस बिजनेस में कुछ चेंज हुआ है या नहीं हुआ, या आप कंटिन्यू लास्ट ईयर भी यही था और आज भी यही है, तो वो आपको यस नो करना होता है। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है 10 क्लोज में। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आप नो करेंगे तो ये नोट कंप्लीटेड आएगा। अदरवाइज आपको यहाँ पे ऐसे कंप्लीट मार्क करना पड़ता है। यहाँ पे आप ऐसे कोई भी डाल लें, एक बार के लिए मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये ऐसे ऐड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक से ज्यादा बिजनेस है तो वो भी ऐड कर दें, नो कर दें इसको, और ये ऐसे सिलेक्ट हो जाता है, ये कंप्लीट मार्क आ जाएगा। फिर आते हैं 11th पॉइंट में, वेदर बुक्स ऑफ अकाउंट आर प्रीपेड। तो 44 डबल ए सेक्शन होता है, ये जैसे ए बी में ऑडिट होती है, डबल ए में बुक्स का सेक्शन होता है। अगर 2.5 लाख से ज्यादा आपकी इनकम है तो बुक्स बनानी पड़ती है, आप इस सेक्शन को रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको यस करेंगे तो आपको यहाँ पे बुक्स जो जो आपने प्रीपेड कर रखी हैं उसकी डिटेल देनी होती है। जैसे कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं हम, ठीक है, या बैंक बुक, ये सारा एक साथ भी लिख सकते हैं या आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। ठीक है, अलग अलग ऐप में पे ऐड डिटेल्स करके कर सकते हैं। फिर बी ऑप्शन होता है इनका एड्रेस बताने का, तो आप इसको सेम एज अबाउ क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आपको एडिट करके यहाँ पे आपको एड्रेस डालना पड़ेगा। ठीक है, कि कौन सी कंट्री है आपकी और उसका एड्रेस आप यहाँ पे डाल दें। तो ऐसे ही मैं एक बार टेम्परेरी एड्रेस डाल रहा हूँ। ठीक है, डेमो पर्पज के लिए आपको यहाँ पे पिन कोड डालना है। ठीक है, ठीक है, इसको सेव कर देंगे। ठीक है, फिर लिस्ट ऑफ बुक्स अकाउंट एंड नेचर ऑफ रिलीवेंट डॉक्यूमेंट एग्जामिन। आपने इनमें से कौन से बुक्स अकाउंट एग्जामिन किए हैं ऑडिट के लिए, तो आप उसको सेव कर दें कि भाई हमने सभी देख लिए हैं, तो इसको सेव कर दें। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं 12 क्लोज की। 12 क्लोज में क्या हुआ है कि ये एक नया ये 44 बीबीसी, ये एक नया ऑप्शन ऐड हुआ है। ये पहले नहीं होता था, यहाँ तक ही होते थे। ये प्रिजम्पटिव है, जो फॉरेन फॉरेन एनआरआई के केस में यूज हुआ है कुछ। आप देख सकते हो, इसको नेट पे चेक कर सकते हो, ये कुछ प्रिजम्पटिव का आया है, क्रूज से रिलेटेड है। जैसे उनका बिजनेस होता है ना एनआरआई का, क्रूज शिप से रिलेटेड। ठीक है, तो वो उनके लिए ये ऐड हुआ है, विद द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड। ठीक है, तो इसमें यस नो करना होता है, कुछ नहीं है ये भी। अगर आप 44 एडी यूज करते हैं तो इसको यस करके उसके डिटेल डालनी पड़ती है, प्रिजम्पटिव अगर आप ले रहे हैं तो, या प्रिजम्पटिव के ऑडिट करवा रहे हैं तो सिंपल। ठीक है, अब आते हैं 13 क्लोज में। यहाँ पे होता है मेथड ऑफ अकाउंटिंग, कौन सी आपने की है, कैश बेसिस या मर्केंटाइल। तो ये अकाउंटिंग के सिस्टम होते हैं, वो आपको बताने होते हैं। एनी चेंज हुआ है उसमें तो आप यस नो करेंगे इसका। ठीक है, वेदर एनी एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड प्रॉफिट एंड लॉस फॉर कंप्लाइंग द प्रोविजन। तो ये यस नो आपको रीड करके सारी डिटेल्स बतानी होती हैं। ठीक है, फिर ये आता है एफ पॉइंट, डिस्क्लोजर ऑफ आईसीडीएस। जो इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड जो होते हैं उनकी डिटेल आपको बतानी पड़ती है कि जो आपने इनकम कंप्यूट की है वो इन्हीं स्टैंडर्ड के बेसिस पे की है। तो ये हमारे 10 आईसीडीएस होते हैं, इनके इनमें बता रखा होता है कि कैसे आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज की, कैसे आपने इन्वेंट्री को रिकॉग्नाइज किया, कि आप कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है तो कैसे किया, टेंजिबल एसेट को कैसे किया। तो आपकी जो जो डिटेल्स आपके ऊपर अप्लीकेबल होती हैं, जैसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन है तो रेवेन्यू को आपको बताना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ऐसे हमारी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होती है। ठीक है, जैसे आप मान लो पीरियोडिकल्स बेचते हैं तो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड रेवेन्यू, तो उसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। या आप स्टॉक्स, या आप ट्रेडिंग का बिजनेस है आपका, या जो भी चीजें हैं वो आपको यहाँ पे डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ भी आपको यहाँ पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि आप कैसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं और उसको ऐड करना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, तो आपको जो जो एप्लीकेबल होते हैं, इन्वेंटरी वाला, फिर आपकी पॉलिसी क्या है, तो 1 से 10 तक जो जो एप्लीकेबल है वो आपको यहाँ डालने होते हैं। फिर मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो आपको यहाँ पे जो भी आपका फर्म या कंपनी जो भी लगता हो वो आपको देखने। मैं आपको जस्ट गो थ्रू करवा रहा हूँ क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, आप उसको आइडिया लें, आप समझें उसको, और आप उसको उसी हिसाब से करें। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं समझ आए तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कि ये वाली चीज क्या होगी, इसमें क्या आना चाहिए, कैसे होता है, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ लें। बस कमेंट के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज आपका कमेंट हमारे लिए स्पैम हो जाता है, हमें दिखाई नहीं देता। और जैसे ही आप सब्सक्राइब करके कमेंट करते हैं तो आपका कमेंट हमें हाईलाइट होता है, प्रॉपर हाईलाइटेड कमेंट, तो उससे हम आपको देख के तुरंत रिप्लाई कर देते हैं। फिर आता है 15 क्लोज में, गिव द फ्लोइंग पार्टिकुलर ऑफ द कैपिटल एसेट। कोई भी आपकी कैपिटल एसेट थी वो आपने स्टॉक में कन्वर्ट कर दी, तो उसकी आपको यहाँ पे डिटेल देनी पड़ेगी, क्या थी, कब आपने एक्वायर्ड की, क्या कॉस्ट थी, अमाउंट पे आपने उसको स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, कई बार होता है कंपनी के केस में तो उस पर टैक्स की एप्लीकेबिलिटी आती है, तो वो टैक्स आपने कैलकुलेट किया या नहीं किया ये देखने के लिए ऑडिटर यहाँ पे उसको रिपोर्ट करता है, टैक्स ऑडिटर। ठीक है, अब आते हैं 16 में, क्योंकि जो जो फॉर्म है ये पूरा टैक्स से रिलेटेड है, इनकम टैक्स जो आपके ऊपर लग रहा है
उसको चेक करने के लिए है कि आपने पूरा इनकम टैक्स आप सही तरीके से करेंगे, फाइल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो पूरा उसी तरीके से आपने कोई भी टैक्स इवेजन ना कर रखा हो, उस चीज को चेक करने के लिए टैक्स ऑडिट होती है। इसका पर्पज वही होता है। तो इसमें सारे टैक्स ऑडिट से रिलेटेड टैक्स के ही सेक्शन है, उसी से रिलेटेड आपको बतानी पड़ेंगी चीजें। जैसे अमाउंट नोट क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग, भैया आपने कोई भी अमाउंट है जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर रखे हैं, तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे बतानी पड़ती है सेक्शन 28 के। ठीक है, कितना अमाउंट है उसका। फिर द प्रोफोर्मा क्रेडिट ड्रॉबैक, रिफंड ऑफ ड्यूटी, कस्टम एक्सरसाइज, रिफंड ऑफ सेल टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, जीएसटी, सच क्रेडिट ड्रॉबैक और रिफंड आर एडमिटेड एज ड्यू बाय द अथॉरिटी कंसर्न, तो वो आपको डिटेल डालनी है। कोई भी आपका एस्केलेशन क्लेम्स, ठीक है, एनी अदर आइटम्स ऑफ इनकम है, कोई कैपिटल रिसिप्ट हुई है, ठीक है, जो आपने क्रेडिटेड टू द, मान लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट नहीं कर रखी है बिकॉज ऑफ ये रीजन था, ठीक है, अमाउंट नॉट क्रेडिट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग, कि भाई ये रीजन था, वो कैपिटल रिसिप्ट है या कोई अदर इनकम है लाइक पर्सनल इनकम है या वो है, इसलिए हमने उसमें क्रेडिट नहीं कर रखी, बट हमारी वो इनकम है, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, टैक्स ऑडिटर उसको एक्सप्लेन करके बताता है कि भाई ये वाली इनकम है जो इन्होंने हमें इनकी बुक्स से देख के पता लगी है, बट इन्होंने P&L में क्रेडिट नहीं कर रखी है, तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, तो वो ये चीजें यहाँ पे डिसाइड होती है। ठीक है, उसके बाद आपको सेव कर देना है। ठीक है, फिर आते हैं क्लोज 17 में, वेयर एनी लैंड और बिल्डिंग और बोथ इज ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर ए कंसिडरेशन लेस देन वैल्यू। मान लो आपने कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग सेल की है जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है या जो अडोप्टेड एसेस वैल्यू है उससे कम पे आपने बेची है, तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी पड़ती है। ठीक है, तो वो ऑडिटर चेक करके उसकी डिटेल्स यहाँ पे ऐड करेगा, क्या वैल्यू थी उसकी, कितना कंसिडरेशन रिसीव हुआ, एज पर गवर्नमेंट रूल कितनी है, उसका रीजन। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे ऐड होगी। अदरवाइज आप इसको, अगर आप नोट एप्लीकेबल है तो सिंपली आप इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने ये पूरा ये वाला भी सेव कर दिया 9 to 17 वाले। अब नेक्स्ट में चलते हैं 18 to 27 में। ठीक है, 18 to 27 में ये क्लोज है। डेप्रिसिएशन जो भी आपके हैं, जो भी इनकम टैक्स में जो डेप्रिसिएशन है, अपने जो बैलेंस शीट के साथ जो डेप्रिसिएशन का शेड्यूल बना रखा है वो यहाँ पे देना होता है। रिटर्न डाउन वैल्यू है, ठीक है, कौन सी ब्लॉक है, इन ब्लॉक का बता सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, क्या ओपनिंग WDV थी, क्या एडजस्टमेंट हुई है कुछ, रिटर्न डाउन वैल्यू क्या है। ठीक है, यहाँ पे आपको इसका टेम्पलेट भी दे रखी है। आप इसको टेम्पलेट में, अगर आपकी बहुत ज्यादा एसेट है तो इसको डाउनलोड करके वो वापस से अपलोड करके एक साथ भी डाल सकते हैं या 1 by 1 भी डाल सकते हैं। ठीक है, सेम यहाँ पे सारी डिटेल्स दे रखी हैं आपको उससे रिलेटेड, फिक्स एसेट से रिलेटेड। ठीक है, तो 18 क्लोज में ये डिटेल्स आएंगी। अब चलते हैं 19 क्लोज में। ठीक है, तो 19 क्लोज में अमाउंट एडमिजिबल अंडर सेक्शन, तो ये कुछ सेक्शन होते थे इनका, इनमें से कुछ अभी इस क्लोज में भी कुछ चेंजेस हुए हैं। इसमें से ये जो 32ABC वाली जो सीरीज थी वो इन्होंने हटा दी है क्योंकि वो उनकी लिमिट खत्म हो गई है। 32AC AD, ठीक है, 35 जो आपने सुने हो 35AC, 35CCB। ठीक है, तो ये कुछ बचे हुए हैं इनमें और इनकी डिटेल्स आप यहाँ पे ऐसे दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें यही चेंजेस आए हैं जो भी, अदरवाइज आप इसको सेव कर दें। फिर आते हैं क्लोज 20 में, एनी सम पे टू एन एम्प्लॉय एज बोनस और कमीशन। आपने कोई भी आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनको बोनस और कमीशन दिया है फॉर सर्विस रेंडर, वेयर सच सम वाज अदरवाइज पेबल हिम एज प्रॉफिट और डिविडेंड। ठीक है, तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी होती है। एक से ज्यादा वही टेम्पलेट दे रखी है इन्होंने, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। फिर आते हैं 21 में, प्लीज फर्निश द डिटेल्स ऑफ अमाउंट डेबिटेड टू द P&L अकाउंट बीइंग द नेचर ऑफ कैपिटल, पर्सनल और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। आपका ये जो 21 सेक्शन होता है ये बताता है कि भाई आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर रखे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं या पर्सनल एक्सपेंडिचर हैं जो आपको डिसअलाउड है। ठीक है, तो वो टैक्स ऑडिट में देने जरूरी होते हैं क्योंकि उसकी वजह से आपकी इनकम इंक्रीज होगी और उसके ऊपर टैक्स ज्यादा जाएगा, तो यहाँ पे वो डिसअलाउंस डलते हैं। ऑडिटर चेक करता है कि ये कैपिटल नेचर का है, ये पर्सनल नेचर का है, ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, आपने कोई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर की कर रखा है, ठीक है, जो पैम्पलेट और द लाइक, तो ये बताना पड़ता है। ठीक है, एक्सपेंडिचर इनकम क्लब, ठीक है, तो एक्सपेंडिचर इनकम क्लब, ठीक है, इसमें भी एक ऑप्शन नया ऐड हुआ है ये वाला, एक्सपेंडिचर इनकर टू सेटल प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड इन रिलेशन टू कॉन्ट्रावेंशन अंडर सच लॉ एज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे आपका कोई ये एक नया ऑप्शन ऐड हुआ है। ठीक है, तो
बी ऑप्शन होता है इनएडमिजिबल अमाउंट अंडर सेक्शन 40 है। ठीक है, पेमेंट टू जो नॉन रेसिडेंट, इनमें क्या होता है कि भाई हमको जो नॉन रेसिडेंट्स हैं उनको पेमेंट कर रहे हैं तो उसमें कुछ अमाउंट इनएडमिजिबल होते हैं, वो आपको यहाँ डालने होते हैं, क्योंकि आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया या आपने इंडियन को कर रहे हो बट आपने उसके ऊपर टैक्स टीडीएस डिडक्ट करना था लिमिट से अबाउ, बट आपने किया नहीं, तो वो नॉन इनएडमिजिबल अमाउंट हो जाते हैं। तो उनके डिटेल्स यहाँ पे आती है, तो ये आप सब इसको देख सकते हैं। मैं इस पे डिटेल में नहीं जा रहा, बट मैंने चीज़ें बता दी हैं कुछ इसी तरीके से हैं। ठीक है, इसको आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप यहाँ पे यस नो करना पड़ता है तभी आपको सेव करने देगा। ठीक है, अब आते हैं 22 क्लोज में। 22 क्लोज काफ़ी चेंज हो गया है लास्ट ईयर से। ठीक है, अब इसमें आपको एमएसएमई एक्ट की जो होती हैं, वो जो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्लोज है ये इसका टैक्स ऑडिट का। ठीक है, 3CD फॉर्म का। इसमें आपको क्या करना है, इंटरेस्ट इन एडमिजिबल अंडर सेक्शन 23 ऑफ एमएसएमईडी एक्ट। ठीक है, तो वो आपको यहाँ डालना होता है। दूसरा, आपने पता होगा कि एमएसएमईडी एक्ट के बाद में हमें जो एमएसएमई एक्ट में जो रजिस्टर्ड हैं हमारे जो क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, जिनको हमें पेमेंट करनी होती है, तो उनको आपने पेमेंट टाइम पे की है या नहीं की है, उनकी डेट होती है, जैसे 15 दिन एग्रीमेंट बना रखा है तो 45 डेज। ठीक है, तो वो आपको बताना है। टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी पेड एमएसएमई, तो जो आपके टोटल क्रेडिटर्स हैं उसमें से आपको फिल्टर आउट करना है, जो एमएसएमई वाले हैं वो निकाल लेने हैं, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। फिर उसके अंदर से मैं सपोज करता हूँ कि मान लो मेरे 1 लाख रुपए के एमएसएमई वाले थे, ठीक है, जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है। द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी पेड टू ए एमएसएमई रेफर टू इन सेक्शन 15। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कौन से हैं जो एमएसएमई में जिनको पेमेंट करनी रिक्वायर्ड है। ठीक है, जैसे कुछ हैं जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं होते या ट्रेडर हैं या ऐसा कुछ कुछ हैं। ठीक है, फिर अब ये थर्ड पॉइंट क्या, अमाउंट रेफर टू इन टू, तो इसमें से जो 1 लाख में से जो आपने टाइम पे कर दिया, ठीक है, मान लो हमने 50,000 का टाइमली पे कर दिया, ठीक है, बाकी नोट पेड तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, और ऐसे आपको इसको सेव कर देना है। ठीक है, तो ये 22 क्लोज चेंज हो चुका है, पूरा नया आ गया, पहले कुछ और था अभी ये ऐसे आ गया, सिंप्लीफाइड कर दिया है बेसिकली इसको। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्लोज की 23 की। 23 में बात करता है पार्टिकुलर ऑफ पेमेंट मेड टू पर्सन स्पेसिफाइड, मीन्स जो रिलेटेड पर्सन है। ठीक है, रिलेटेड पर्सन की डिटेल यहाँ पे जाएगी, क्या रिलेशन है, नेम ऑफ द रिलेटेड पर्सन, पैन जाएगा, उसका आधार जाएगा, इफ फिर रिलेशन बताना पड़ेगा, फिर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन आपने क्या की है वो बतानी पड़ेगी, उसके क्या पेमेंट मेड की है तो वो बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपको सारे डिटेल्स ठीक है, इसको सेव करना है। फिर आते हैं 24 क्लोज में। फिर आता है अमाउंट डीम टू बी प्रॉफिट एंड गेन्स अंडर सेक्शन 32 AC, AD, AB और AC और 33 A, ABA। ठीक है, तो ये इसमें से कुछ सेक्शन हट चुके हैं। ठीक है, और कुछ ये अभी भी एप्लीकेबल हैं, तो वो उसके हिसाब से आप इसमें डिटेल डालनी होती है। ठीक है, फिर आते हैं 25 में, एनी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 41 एंड कंप्यूटेशन देयर। ठीक है, नेम ऑफ द पर्सन, अमाउंट ऑफ इनकम क्रेडिटेड टू P&L, ठीक है, अमाउंट ऑफ इनकम नोट क्रेडिटेड टू P&L, सेक्शन, ये सेक्शन है 41। ठीक है, जिसमें आप पेमेंट करनी होती है। मान लो क्या होता है कि एनी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 41 ऑफ, मीन्स आपको ड्यू डेट से पहले पेमेंट करनी होती है और आपने वो पेमेंट नहीं की है, वो यहाँ पे आती है डिटेल्स। ठीक है, उसको सेव कर देंगे। फिर 26 क्लोज में, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सम रेफर टू इन सेक्शन 43B, ठीक है, प्री एग्जिस्ट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस बट वाज नॉट अलाउबल इन द असेसमेंट ऑफ एनी प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर एंड वाज पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, नोट पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मींस जैसे कुछ एक्सपेंसेस आपने इनकर्ड कर रखे हैं वो डेफर्ड कर रखे हैं, आपने पे कर दिए वो अलाउड होते हैं, नहीं पे किए तो वो डिसअलाउड हो जाते हैं, तो उससे रिलेटेड ये क्लोज होता है। इसमें एमएसएमई वाली डिटेल्स भी ऐड करती है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। फिर आते हैं 27 क्लोज। 27 क्लोज में है हमें आईटीसी की डिटेल देनी है, और यह आपका सेंट्रल वैल्यू एडिट है सैनवेट, और या आईटीसी जो जीएसटी में होता है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी होती है। अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो उसका ओपनिंग बैलेंस क्या था, आपने कितना क्रेडिट अवेल्ड किया है, कितना यूटिलाइज किया है, कितना आपका क्लोजिंग बैलेंस है, वो आपको यहाँ पे डालना पड़ता है।
उसका ट्रीटमेंट आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या किया है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ता है, ठीक है। या आपने कोई भी पार्टिकुलर इनकम ऑन एक्सपेंडिचर प्रायर पीरियड क्रेडिटेड और डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस को, वो आपको यहाँ पे बताना होता है, ठीक है। जैसे इनकम क्रेडिटेड हुई है या एक्सपेंडिचर डेबिटेड हो, पिछले साल के कोई भी इनकम और एक्सपेंस है वो इस साल में डालने हैं, तो उसकी डिटेल आपको टैक्स ऑडिट करके पता करनी है और यहाँ पे आपको डालनी होती है, ठीक है। इसके बाद मैं इसको एक बार सेव कर देता हूँ, ऐसे ही मैं आपको फिर नेक्स्ट क्लोज दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक के मेरे जो सेकंड था वो भी मेरे 18 से 27 क्लोज मैंने कंप्लीट कर दिए, आपको बता दिए। सेम आपको ये आगे वाले क्लोज भी मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो स्लो लग रही हो आप इसको स्पीड अप करके देख सकते हैं, ठीक है। और अब ये बाकी के क्लोज में बता देता हूँ, ठीक है। क्लोज 28 और 29 ओमिटेड हुए हैं, ठीक है। 44 क्लोज में से ये दो क्लोज हट चुके हैं, ये क्लोज पूरा हट चुका है, ये पार्सली ओमिटेड हुआ है, ठीक है। इसको आप क्लिक भी नहीं कर सकते, ये पार्सली ओमिटेड हुआ है, ठीक है। इसमें से ये वाला पार्ट ओमिटेड हो गया है, ठीक है। ये वाली डिटेल्स अभी भी इसमें रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। whether any income is to be included as income chargeable under the head income from other source as referred to in this section, ठीक है। तो ये यस नो करना होता है इसमें, ठीक है। अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं सेक्शन पे नहीं जा रहा अभी डिटेल में, ठीक है। ये ऐसे सेव हो जाएगा। फिर आते हैं 30 क्लोज में। 30 क्लोज होता है डिटेल्स ऑफ एनी अमाउंट बोरोड और हुंडी और एनी अमाउंट ड्यू देयर ऑन इंटरेस्ट ऑन अमाउंट बोरोड, ठीक है। तो ये वाली डिटेल्स आप देख सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपका कुछ है ट्रांसफर प्राइसिंग और ये सब चीजें, ठीक है। whether any SSC has incurred SSC has incurred impeachable avoidance agreement, ठीक है। तो इसको आपको करना है, ठीक है। फिर आते 31st क्लोज है। इसमें कुछ चेंजेस आए हैं जो लोन से रिलेटेड होते थे, लोन और रीपेमेंट से रिलेटेड 269 SS और इनसे रिलेटेड होते थे, इसमें ड्रॉप डाउन इन्होंने बढ़ा दिए हैं, तो आप देख सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कोई भी, जैसे यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। जैसे हम रीपेमेंट का है कोई भी, सभी में ड्रॉप डाउन का ऑप्शन इन्होंने बढ़ा दिया। पहले हम अलग होते, जैसे ये यस करेंगे तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि चेक है या बैंक ड्राफ्ट है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, क्रेडिट डेबिट है, नेट बैंकिंग, IMPS, UPI, RTGS, नेफ्ट, भीम, एनी अदर मोड। तो ये सारे ऑप्शन इन्होंने अब दे दिए हैं। पहले सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन होते थे चेक और बैंक ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक, ये तीन ऑप्शन होते थे। अब इन्होंने क्रेडिट डेबिट, आपने जिस भी नेचर से आपने इनको पेमेंट की है, लोन की रिपेमेंट की है या कैश की जो भी है, 269 SS और 269 T, ठीक है, इन सेक्शन में, तो ये वाले ऑप्शन और इन्होंने यहाँ पे बढ़ा दिए, ठीक है। यहाँ पे एनी अदर मोड का ऑप्शन करेंगे तो यहाँ पे आपको स्पेसिफाई भी करना पड़ेगा आपने कैसे उसको पेमेंट की है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं ST और ये वाले जो 31 क्लोज होता है उसमें ये ड्रॉप डाउन के ऑप्शन इन्होंने बढ़ा दिए, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं 32 पे। डिटेल ऑफ ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस और डेप्रिसिएशन अलाउंस इन द फॉलोइंग मैनर टू द एक्सटेंट अवेलेबल। तो आपके जो ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस थे या डेप्रिसिएशन थे उसके बारे में सेक्शन में देना होता है, कितने अलाउबेबल हैं, नॉट अलाउबेबल हैं, नॉट अप्लीकेबल हैं, ठीक है। तो वो इसमें डिटेल देनी पड़ती है इस सेक्शन में, ठीक है। तो मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा क्योंकि ऑलरेडी वीडियो लंबी हो रही है, ठीक है। तो ये वाले भी मेरा क्लोज खत्म हो चुके हैं, मतलब हमने कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं 33 to 44 क्लोज, ठीक है। इस वाले में ये 36B वाला है, ये नया न्यू क्लोज ऐड हुआ है इस बार, बाकी सेम है। तो वन बाय वन इनको भी देख लेते हैं। जो आपकी आपने कोई भी 80C चैप्टर 6A में या चैप्टर 3 में कोई भी आपने डिडक्शन ली है तो वो आपको यस नो करके यहाँ पे बतानी होती है, उसकी डिटेल ऐड करनी पड़ती है, कौन से सेक्शन में आपने डिडक्शन क्लेम की है या कितना अमाउंट है, ठीक है। 80C, 80CCD, G, जो भी सेक्शन आपका इंडिविजुअल है या ये सारे सेक्शन है चैप्टर 6A के, 80T की भी डालनी होती है, इवन 80U, RBD सारी सेक्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे, वो आपको यहाँ पे डालनी जरूरी होती है, ठीक है। फिर आते हैं 34 में। 34 होता है आपका whether the SSC is required to deduct or collect tax as per the provision of chapter, मीन्स आपके ऊपर TDS की एप्लीकेबिलिटी है या नहीं है। तो TDS वाला कि भी आपने टैक्स कलेक्ट किया है, कब कब किया है, तो उसकी सारी डिटेल यहाँ पे आपको डालनी पड़ती है। चारों क्वार्टर की डिटेल आपको यहाँ पे डालनी पड़ती है, अमाउंट तक डालना पड़ता है,
सेम टीसीएस का डालना पड़ता है, कितना क्या आपने रिटर्न फाइल की नहीं की, ठीक है, क्योंकि ये इनकम टैक्स से रिलेटेड डिटेल्स है। नोट अप्लीकेबल है तो नोट अप्लीकेबल कर दें। तो यहाँ पे 34 में टीडीएस से रिलेटेड डिटेल आएंगी। ठीक है, अब आते हैं 35 में। 35 आता है जिसमें आपको, अगर आपका ट्रेडिंग कंसर्न है तो आपको क्वांटिटेटिव डिटेल्स देनी पड़ेंगी। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग है तो ये सारी डिटेल देनी पड़ेंगी, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, बाई प्रोडक्ट क्या है। और ट्रेडिंग कंसर्न है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई आपका ये आइटम था, इसके इतने यूनिट्स आपकी किसमें, केजी में, ग्राम में, किलो में, लीटर में, मीटर में, ठीक है, क्विंटल, टन, जो भी था आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके बताना पड़ेगा। उसका स्टॉक कितना था, आपने परचेज कितना किया, सेल कितना किया, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, स्टोर टैक्सेस कितना है, ये सारी डिटेल्स आपको अपनी स्टॉक वाइज आपको बतानी पड़ेगी, वन बाय वन ऐड करनी पड़ेगी जिसमें भी आप ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, सर्विस के केस में कुछ भी नहीं देना, बट ट्रेडिंग के केस में आपको देना मैंडेटरी है। अदरवाइज आपकी यहाँ पे आप क्वालिफिकेशन ऐड करेंगे इसके अंदर कि भाई स्टॉक्स नोट मेंटेन, या क्लाइंट स्टॉक, मतलब स्टॉक से रिलेटेड कोई भी आपके पास इन्फो नहीं है, या है तो आप इसको यहाँ पे ऐड करेंगे। रॉ मटेरियल वाले भी डिटेल, फिनिश की भी, बाई प्रोडक्ट की भी। तो 35 होता है आपकी स्टॉक्स के लिए। ठीक है, अब आते हैं 36A में। 36A में है, इन द केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी डिटेल्स ऑफ टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अंडर सेक्शन 115O इन द फॉलोइंग। ये आपका तब तक एप्लीकेबल था, इसका ये वाला सेक्शन अभी भी एप्लीकेबल है, ये नोट एप्लीकेबल है। द एसएससी हैज रिसीव्ड एनी अमाउंट इन द नेचर ऑफ डिविडेंड एज रेफर टू इन दिस क्लोज। ठीक है, तो आप इसको यस नो करना होता है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर आते हैं 36B, ये वाला नया क्लोज ऐड हुआ है। वेदर द एसएससी हैज रिसीव्ड एनी अमाउंट फॉर बाईबैक ऑफ शेयर्स एज रेफर टू इन। तो ये बाईबैक से रिलेटेड है, अगर आपने कोई भी, आपके पास मनी रिसीव्ड हुई है अगेंस्ट द बाईबैक, तो वो आपको यहाँ पे डालनी पड़ती है। ठीक है, 37 क्लोज होता है अगर आपके ऊपर पोस्ट ऑडिट अप्लीकेबल है। ठीक है, टैक्स ऑडिट के अलावा आपके ऊपर अगर पोस्ट ऑडिट अप्लीकेबल है तो उसके आपको यहाँ पे डिटेल डालनी पड़ेगी, यस करके। आपको एनी डिस्क्वालिफिकेशन उसके है या डिसएग्रीमेंट है वो आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर नहीं है तो आप नो करें, आपकी हुई नहीं, और या नोट अप्लीकेबल करें। ठीक है, कैरिड आउट पूछा हुआ है तो यस करके यहाँ पे आप नोट अप्लीकेबल कर सकते हैं अगर कोई क्वालिफिकेशन वगैरह नहीं है तो। फिर आते हैं 38 में। 38 होता है आपकी सेंट्रल एक्साइज में ऑडिट हुई है या नहीं हुई, या नोट एप्लीकेबल है, और उसकी कोई क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी, डिसएग्रीमेंट, डिस्क्वालिफिकेशन। 39 आता है आपकी इस एक्ट में, जैसे फाइनेंस एक्ट है, इसमें कोई ऑडिट हुई है या नहीं हुई। तो ये तीन सेक्शन तो इजी हैं, में आपकी सिर्फ ऑडिट का बताना होता है 37, 8, 9 में। अब आते हैं 40 में। ये इंपॉर्टेंट होता है, इसमें आपको प्रीवियस ईयर में, जो करंट ईयर जिसके आप ऑडिट कर रहे हैं उसको प्रीवियस बोलते हैं, उसमें आपका टोटल टर्नओवर क्या था एसएससी का, उसमें उसका जीपी कितना था, यहाँ से उसका परसेंटेज अपने आप निकल जाता है। ठीक है, जस्ट सपोज हमने मान लो यहाँ पे 10 लाख डाला, ठीक है, यहाँ पे आपने मान लो 1 लाख डाला, तो यहाँ पे ऐसे ही अपने आप परसेंटेज कैलकुलेट कर लेगा, ताकि आइडिया लग जाए कि आपने जो लिमिट होती है 6% और 8%, उसके हिसाब से कितना डाला है प्रॉफिट। उसी हिसाब से नेट प्रॉफिट का पता लग जाता है, उससे स्टॉक पता लग जाता है कितना आपके टर्नओवर का और स्टॉक का रेशियो है, यहाँ पे अपने आप परसेंटेज निकल जाता है। पहले ये डिटेल फिल करनी पड़ती थी, बट अब ये अपने आप ऑटोमेटिक कैलकुलेट होती है। ठीक है, तो कोई झंझट नहीं है। वैसे ही मटेरियल और फिनिश गुड्स का क्या रेशियो है, तो आपको यहाँ पे मटेरियल डालना है, उसके बाद फिनिश गुड डालना है, अपने आप परसेंटेज निकाल लेगा। सेम आपका प्रीवियस ईयर का भी आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर में आपकी क्या थी, सेम आपको यहाँ पे अगर ऑडिट हुई है, नहीं हुई तो आप इसको 0 0 कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे ऐसे 0 0 डाल सकते हैं। ठीक है, इसको सेव कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं 41 पे। 41 में है आपका, प्लीज फर्निश द डिटेल्स ऑफ डिमांड रेज और रिफंड इश्यूड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब करंट ईयर, अंडर एनी टैक्स लॉ अदर देन इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स एक्ट 1957 अलोंग विद द डिटेल्स ऑफ। मान लो आपको कोई भी, आपके पास डिमांड आई है या आपने कोई भी रिफंड मिला है आपको, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कौन से साल का, कौन से लॉ में मिला है। जैसे जीएसटी का रिफंड है, ठीक है, सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, सेंटर, इनमें से कोई भी आपको रिफंड मिला है, कौन से ईयर से रिलेटेड है वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। टाइप ऑफ डिमांड है, डिमांड रेज हुई है इतने की, या आपके पास रिफंड आया है, वो आपको बताना पड़ेगा, डेट बतानी पड़ेगी। तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे ऐसे ऐड करनी होती है। ठीक है, 41 क्लोज में ये आता है। उसके बाद करते हैं बात 42 क्लोज की।
42 क्लोज में आपको ये वेदर द एसएससी इज रिक्वायर्ड टू फर्निश स्टेटमेंट इन फॉर्म नंबर 61 62 61 61 ए और बी, तो ये आप में से अगर एप्लीकेबल है तो यस करें, अदरवाइज इसको नो करें। ठीक है, उसके बाद आपको जाना है 43 में। 43 सेक्शन में आपको बताना है वेदर द एसएससी और इट्स पेरेंट एंटिटी और अल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटीज लाइबल फर्निश द रिपोर्ट एज रेफर्ड टू इन सबसेक्शन, ये 286 में अगर है तो इसको आप यस करें, अदरवाइज इसको नोट ड्यू करें या नो करें। ठीक है, जैसा भी आपको अप्लीकेबल है उस हिसाब से आप इसको करें और इसको सेव कर दें। उसके बाद बात करेंगे उसके बाद बात करेंगे लास्ट क्लोज का। ये जैसे ये लास्ट ईयर आया था, जैसे इसमें आपको ब्रेकअप देना पड़ता था एक्सपेंडिचर का। तो यहाँ पे आपको ये 44 क्लोज इंपॉर्टेंट क्लोज था, ये अभी भी है इंपॉर्टेंट क्लोज। इसमें आपको क्या करना पड़ता है कि आपने जितना भी अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें जितने भी आपने एक्सपेंडिचर डाले हुए हैं, ठीक है, उस एक्सपेंडिचर्स में से आपको बताने होते हैं कि रजिस्टर्ड एंटिटीज से रिलेटेड कितने हैं, नॉन रजिस्टर्ड एंटिटी से रिलेटेड कितने एक्सपेंस हैं। जो आपकी आपने जो एक्सपेंस किए हैं वो ऐसी एंटिटीज के थ्रू कर रखे हैं जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो उनकी आपको डिटेल देनी पड़ती है। रजिस्टर्ड कितने हैं, टोटल अमाउंट बताना है आपको एक्सपेंडिचर का। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, जिसमें से आपको परचेज, ठीक है, परचेज आप इंक्लूड करेंगे। ठीक है, ये और आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो आप इंक्लूड करेंगे। एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी रिलेटिंग टू गुड्स और सर्विस एग्जेम्प्ट, जो इनके लिए एग्जेम्प्ट है। ठीक है, रिलेटिंग टू एंटिटीज फॉलिंग अंडर कंपोजिशन, जो कंपोजिशन स्कीम्स में है, और अदर रजिस्टर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे अपने आप ये कैलकुलेट हो जाएगा एक्सपेंडिचर रिलेटेड, ये अपने आप यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा नोट रजिस्टर्ड वाला। ठीक है, यहाँ पे टोटल रजिस्टर्ड का आ जाएगा और यहाँ पे आप टोटल डालोगे तो उसको लेस करके यहाँ पे नॉन रजिस्टर्ड वाला आ जाएगा। तो ये इसमें रिपोर्ट करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसकी रिपोर्टिंग नहीं है आपके पास इसका ब्रेकअप, तो आप इसकी क्वालिफिकेशन डाल सकते हैं अपनी 3CA फॉर्म में। ठीक है, इसको यहाँ पे सेव करेंगे तो यहाँ पे ये सारा कंप्लीट हो गया। अकाउंटेंट की डिटेल ये अपने आप कुछ नहीं होता, इसमें हमें कुछ भी सेव वगैरह कुछ नहीं करना होता। ठीक है, तो ये इतने फॉर्म आपको यहाँ पे कंप्लीट करना होता है। इसके बाद यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ गया तो यहाँ पे कंप्लीटेड मार्क हो गया। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, ये डाउनलोड जेएसओन करनी है आपकी। ये जेएसओन डाउनलोड हो जाएगी, ये एड्रेस बता दिया इन्होंने। आप यहाँ पे जेएसओन जाके देख सकते हैं, यहाँ से आप अपना ये फॉर्म प्रीव्यू कर सकते हैं, पूरा फॉर्म प्रीव्यू हो जाता है। यहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो ये पीडीएफ में आपका ये फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। आप इसको रिव्यू करने कर सकते हैं, यहाँ से भी आप क्लोज वाइज इसको रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको रिव्यू कर लें। अब आते हैं इस पे इनकम टैक्स की साइट पे। अब हमारा वहां से सारा कुछ बन चुका है। ठीक है, अब मैं आपको एक बार लॉगिन करके वो दिखा देता हूँ कि क्या एरर उरर है। वैसे तो मैंने डमी किया है, बट मैं स्टिल आपको एक बार ट्राई करके देखता हूँ, अगर हो जाता है तो वो आपको मैं बता देता हूँ। तो मैंने फिर से लॉगिन कर लिया है। यहाँ पे पेंडिंग फॉर एक्शन में जाना है, ये वर्क लिस्ट में आएगा। यहाँ पे अपलोड ई फॉर्म करना है। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यू करना है, सेम जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको। ठीक है, यहाँ पे नीचे जाना है, यहाँ पे अटैच करना है। ठीक है, ओनली जेएसओन फाइल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये वाली जो जेएसओन अभी जो मैंने वहां से डाउनलोड की है, ठीक है, ये मैंने, ये देखो यहाँ पे ऐसे जेएसओन अपलोड हो जाती है। यहाँ पे आपको बैलेंस शीट और वो डालनी है, तो मैं आपको एक बार कोई भी ऐसे ही पीडीएफ, जैसे एक बार यही अटैच करके देखते हैं। मैं ऐसे एक बार रैंडम डाल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है साइज ऑफ ईच अटैचमेंट शुड नॉट एक्सीड 50 MB। तो ये कह रहा है कि पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं है, तो कोई और डॉक्यूमेंट आप ऐसे लगा सकते हैं। ये ऐसे अपलोड हो जाएंगी। ठीक है, लिखा भी हुआ है साइज ऑफ ईच अटैचमेंट शुड नॉट एक्सीड 50 MB। ठीक है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि भाई अगर हो रहा है तो ठीक है, या एरर कैसे आता है। जैसे ये अटैच हो गई है, ठीक है, सेम एक बार मैं सेम फाइल एक बार ऐसे ही यहीं पे अटैच कर लेता हूँ। ठीक है, फिर आपको सबमिट करके दिखा देता हूँ कि क्या ऑप्शन आता है अगर ये, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे इसको सबमिट करेंगे ऐसे। ठीक है, यहाँ पे सबमिट करने के बाद ये अभी आया नहीं है इनका ऑप्शन यूडीन डालने का। ठीक है, ये अभी लेटर का ही ऑप्शन रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आई एग्री पे सेलेक्ट कर देना है कि भाई ठीक है हम बाद में इसको अपडेट कर देंगे।
ये इस पे ऑटो फिल्ड रहता है, आई एग्री, इस पे क्लिक ही नहीं होता ये, और इस पे क्लिक करने के बाद ये आईसीआई का नोटिफिकेशन वगैरह यहाँ पे दे रखा, आईसीआई नोटिफिकेशन कोटिंग ऑफ यूडीन इज मैंडेटरी, एंटर द यूटीन ऑफ दिस, ये बाद में होता है ये फॉर्म, कैसे वैलिडेट होते हैं यूडीन, आपको ये इनकम टैक्स की साइट पे जाके आपको वैलिडेट करने होते हैं, यहाँ पे दी हुई डिटेल निकला, यहाँ पे लिखा भी हुआ है यूडीन फैसिलिटीज येट टू बी एनेबल्ड। ठीक है, इसको प्रोसीड करेंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे डीएससी लगाने का ऑप्शन आ गया है, तो यहाँ पे डीएससी लगेंगे ऐसे, ये आई हैव डाउनलोडेड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको डीएससी का बस सिंपली प्रोवाइडर जैसी डीएससी अटैच करेंगे तो यहाँ पे आपको डीएससी मिल जाएगा। ठीक है, प्रोवाइडर कौन है डीएससी का, तो ये ड्रॉप डाउन से आपको ऑप्शन मिल जाएगा, और यहाँ से उसका सर्टिफिकेट का नाम आ जाएगा, और यहाँ से आपको उसको पासवर्ड करके यहाँ पे साइन हो जाएगा सिंपली। तो टैक्स प्रोफेशनल या सीए के उसमें ये रहेगा, यहाँ पे नीचे यूटिलिटी वगैरह दे रखी है। ठीक है, तो मैंने सारा कुछ आज की वीडियो में आपको सब कुछ बता दिया डिटेल में, कैसे एक टैक्स ऑडिट की जाती है। ठीक है, प्रैक्टिकली कैसे की जाती है, उसके बाद मतलब प्रैक्टिकली इन द सेंस फॉर्म कैसे सबमिट किया जाता है। ठीक है, बाकी टैक्स ऑडिट में तो आपको कैसे क्या, आपको टैली का डाटा चेक करना होता है, स्टॉक चेक करना होता है मैनुअली, एक एक चीजें आपको वाउचिंग करनी होती है। ठीक है, उसके बाद आपको फाइल बनानी पड़ती है, आपको उनके रेशियो निकालने पड़ते हैं, आपको पूरा टैक्स ऑडिट में पूरे एक एक चीज डिटेल में चेक करनी पड़ती है। अगर आपके पास डेटा अवेलेबल नहीं है तो आप आपको उसको रिपोर्ट में डालेंगे। ठीक है, तो ये सारा कुछ होता है इसमें। टैक्स ऑडिट लॉस के केस में भी मैंने बता दी है, अगर आप लॉस का केस है कि भाई मान लो आप बिजनेस का आपका प्रॉफिट है वो लॉस में है, तो भी आपको टैक्स ऑडिट करवाना मैंडेटरी हो जाएगा। ठीक है, पर स्टिल वो नॉर्मल टर्नओवर वाली कंडीशन एप्लीकेबल रहती है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स बता दिए हैं, ड्यू डेट बता दी है, मैंने सब कुछ बता दिया है। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं, और किस टॉपिक्स पे आप वीडियो चाहते हैं।